तो हमने गति पढ़ लिया, बल के बारे में पढ़ लिया और गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ लिया। ये सब हमने चीजें पढ़ ली। तो आपको पता होना चाहिए अब कि गति का क्या मतलब है। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति लगातार बदल रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, तो हम कहेंगे कि वह वस्तु गति में है। अब गति तभी किसी वस्तु को मिलेगी जब उस पर बल लगाया गया होगा, और किसी वस्तु की अवस्था में तो परिवर्तन लाएगी, गति में भी परिवर्तन लाएगी। ये भी हमने पढ़ा कि जब कोई वस्तु 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, अब हम उसकी स्पीड को चेंज करेंगे। ध्यान इधर होना चाहिए। जब हम स्पीड को चेंज करेंगे तो क्या होगा, बल लगाया होगा तभी स्पीड चेंज होगी। और जब स्पीड चेंज होती है, जब गति परिवर्तित होती है, वेग परिवर्तित होता है, तब क्या उत्पन्न होता है, त्वरण। ठीक है, तो वो याद रखना है आपने, त्वरण तब उत्पन्न होता है जब गति में परिवर्तन होता है, और गति में परिवर्तन के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो गति, बल और गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में। त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, को ए से डिनोट करते हैं जब कोई वस्तु की गति में परिवर्तन हो रहा हो, और जब वस्तु की गति में परिवर्तन होता है तो हमने बल लगाया, तभी गति परिवर्तित हुई। ठीक है, और हमने बोला जब कोई वस्तु, ये तो स्ट्रेट लाइन में चल रही है ना, तब हमने बोला त्वरण ए है। ठीक है, लेकिन जब ऊपर से नीचे गिर रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल लगा है, और जब केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही गति परिवर्तित हो रही है, उसके पास अपनी गति नहीं है, वो जो उसकी गति, जिस गति से वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, वो गति केवल और केवल किस कारण बढ़ रही है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, तब हम इसको फ्री फॉल कहते हैं, यानी मुक्त पतन कहते हैं। और जब मुक्त पतन हो रहा है, कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, तो हमने बोला अब मुक्त पतन हो रहा है तो एक फोर्स लगेगी, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, और इसका मान आपने निकालना है तो m/g निकालना है। अगर वो मान हम पृथ्वी पर निकाल रहे हैं, पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, तो उसके लिए m/g निकालना है। तो आपने वो जो फार्मूला था ना, F = G m/r², ये लगाने की जरूरत नहीं, कि इतना तो सॉल्व कर लिया है हमने। ये कांस्टेंट है चीजें, इनको सॉल्व करके g आ गया है हमारे पास लगभग 10, यानी 9.8। चीजों को हमने साथ लेकर चलना है। ठीक है, अब इस अध्याय में हम बात करेंगे कार्य की, और कार्य करने के लिए जब हम कार्य की बात करेंगे तो कार्य भी तो तभी होगा जब बल लगेगा। तो कार्य, बल तथा ऊर्जा, इन दोनों पर निर्भर करता है, कितना बल लगाया और कितनी ऊर्जा खर्च हुई, कार्य हुआ। जब हम बल लगाते हैं ऊर्जा खर्च होती है तो कार्य होता है। तो कार्य को जब हम कैलकुलेशन कार्य की करते हैं तो बल और ऊर्जा की कैलकुलेशन भी करेंगे। इस चैप्टर में हम इन सभी चीजों को पढ़ेंगे, कार्य, बल तथा ऊर्जा। अब ऊर्जा की बात आती है, आपने पढ़ा हुआ है कि हम खाना खाते हैं हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ऊर्जा किस लिए चाहिए हमें, सजीवों को ऊर्जा चाहिए जो उसकी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, हृदय धड़क रहा है, किडनी फिल्टर कर रही है ब्लड को, ब्लड लगातार दौड़ रहा है नसों में, ब्रेन काम कर रहा है, हमारी बॉडी का हर एक अंग काम कर रहा है, तो हर एक सेल को, बॉडी के हर एक सेल को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, उस ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, हर सजीवों को क्या चाहिए, ऊर्जा। और ऊर्जा की आपूर्ति किससे होगी, भोजन से, भोजन ग्रहण करते हैं ना वो, और इससे मिलने वाली ऊर्जा, भोजन से मिलने वाली जो ऊर्जा है, उससे वो जैव प्रक्रम में प्रयोग में लाते हैं। जितने भी जैव प्रक्रम है, श्वसन, परिवहन, बॉडी के अंदर जो हो रहा है, पाचन, ये सभी प्रक्रम जो कि जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए आवश्यक है, उन सब के लिए ऊर्जा मिल रही है भोजन से। तो देखो, ऊर्जा
से क्या किया जा रहा है, कार्य हो रहा है बॉडी के अंदर, ये हम जानते हैं। दूसरा, जो हम खेलते कूदते हैं, बाहर काम करते हैं, भारी काम करते हैं, हल्का काम करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, हर एक कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सिर्फ जैव प्रक्रम की ही बात नहीं करेंगे हम कि जैव प्रक्रम के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है, हर एक कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। इसलिए हम भोजन ग्रहण करते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिल जाए, तो ऊर्जा मिलेगी तो हम कार्य कर सकते हैं। ठीक है। जो दूसरे जीव जंतु हैं उन्हें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन्होंने भी चलना फिरना होता है। जो हमने पालतू जानवर पाले उनको तो हम दे देते हैं भोजन, लेकिन वे जानवर जो कि जंगलों में रह रहे हैं उनको अपना आवास ढूंढना पड़ता है, उनको भोजन ढूंढना पड़ता है, उनके पास तो भोजन आएगा नहीं दौड़ते, खुद ढूंढना पड़ेगा। कई बार तो दूसरे जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करनी पड़ती है, तो उनको भागना पड़ता है तेज। कई बार जो मांस खाने वाले जानवर हैं उनको अपने शिकार को पकड़ना पड़ता है, तब उनको तेज भागना पड़ता है, तो उन सबको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है ना। तो उनको भी ऊर्जा कहां से मिलेगी, भोजन से। जो वो खाएंगे उससे ऊर्जा मिलेगी, उससे वो क्रियाकलाप करेंगे अपनी बॉडी के अंदर के और बाहर के। समझ गए। तो देखो ऊर्जा से आप समझ गए कि ऊर्जा आवश्यक है किसी कार्य को करने के लिए। ठीक है। अब ऊर्जा केवल सजीवों के लिए ही आवश्यक नहीं है, किसी मशीन को कार्य करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए ना। और मशीन है कोई, उसको ऊर्जा हम कहां से देंगे, कहां से देंगे, उसको कोई ईंधन दिया जाता है या डायरेक्ट विद्युत की ऊर्जा दे दी जाती है। ठीक है। तो कोई ना कोई ईंधन उनको दिया जाता है, कोई ना कोई उनको डायरेक्ट ऊर्जा दी जाती है, उस ऊर्जा से ही वो मशीनें जो है वो काम कर सकती है। समझ गए। तो हम यहां पर बोलने का मतलब ये है कि ऊर्जा हर सजीव और निर्जीव, सजीव तथा निर्जीव आवश्यक है ऊर्जा। क्यों, कार्य करने के लिए। अगर उससे हमने कार्य लेना है, कोई निर्जीव भी है उससे अगर कार्य लेना है तो उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब ये ऊर्जा कहां से मिलती है उन निर्जीव वस्तुओं को, वो भी हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्य को डिफाइन करेंगे कि ये कार्य है क्या। सबसे पहला टॉपिक हमारा, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन थी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे और ऊर्जा से आप क्या समझ रहे हैं, ऊर्जा किस लिए चाहिए। तो ये कार्य का ऊर्जा के साथ गहरा संबंध है, बिना ऊर्जा के कार्य नहीं हो सकता। और जब हम किसी वस्तु से कार्य लेते हैं तो हमें बल की आवश्यकता भी होती है। ठीक है। कहीं ना कोई बल उस पर लगाया जाता है, तभी उसमें वो ऊर्जा मिलती है। तो वो सब हम कार्य, बल और ऊर्जा, ये सभी, खैर बल के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम कार्य और ऊर्जा के बारे में विशेष तौर पर बात करेंगे। कार्य तथा ऊर्जा के बारे में, बल के बारे में हम पहले कर चुके हैं। ठीक है। कार्य और ऊर्जा और शक्ति के बारे में भी हम बात करेंगे। कोई वस्तु है, सजीव चाहे निर्जीव, उसने कार्य करना है तो वो कार्य करने में कितनी दक्ष है, ये निर्भर करता है उसकी पावर पे। किस पे, पावर पे, है ना। जब आप पावर ज्यादा होगी वो किसी कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा कर लेता है, ज्यादा शीघ्र पूरा कर लेता है। ठीक है। तो पावर भी मैटर करती है किसी कार्य को करने के लिए। अगर किसी के अंदर पावर ही बिल्कुल नहीं है तो वो तो कार्य कर नहीं पाएगा, चाहे वो सजीव है चाहे निर्जीव है, कुछ ना कुछ पावर चाहिए उसको। तो शक्ति इसको बोलते हैं, पावर। तो तीनों चीजों की बात होगी यहाँ पे, कार्य, ऊर्जा और शक्ति की, कि उस कार्य को करने के लिए कोई मशीन या कोई वस्तु या कोई सजीव कितना दक्ष है, कितने इसमें। तो सबसे पहले हम कार्य को ही समझ लेते हैं। ध्यान रहे, कार्य को समझ रहे हैं हम, कार्य क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। बात करते हैं, जब हम कार्य की बात करते हैं तो हमारे, देखो, एक तो हम दैनिक जीवन में कार्य की जो बात करते हैं उसमें कार्य की परिभाषा कुछ और है, लेकिन विज्ञान में इसकी परिभाषा कुछ और है। ठीक है। विज्ञान में बल की परिभाषा कुछ डिफरेंट है, दोनों में अंतर देखेंगे। दैनिक, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। विज्ञान की परिभाषा में कार्य कब हुआ और कब नहीं हुआ। तो पहला उदाहरण हमने लिखा कि पढ़ाई लिखाई की। इसमें विज्ञान की भाषा में कार्य हुआ 0। अगर हम कहें कि कोई बोझा लेकर हम खड़े रहे सिर पर,
खड़े रहे तो भी 0। तीसरा, चट्टान को धक्का दे रही है, चट्टान नहीं हिल रही है, ठीक है, तब भी कार्य हुआ 0, ठीक है। लेकिन जब हम सीढ़ियां चढ़े तब कार्य हो गया, ठीक है। यहां पर हमने बोला कार्य नहीं हुआ, यहां पर कार्य हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां हम दैनिक जीवन में बोल रहे हैं कि कार्य हुआ, यहाँ पर लेकिन वो कार्य नहीं हुआ विज्ञान की भाषा में। सीढ़ियां चढ़ने पर कार्य हो जा रहा है। तो अब हमारा मकसद क्या है, ये विज्ञान की परिभाषा समझ लेते हैं कि कार्य कब होता है, ठीक है। तो चलिए विज्ञान की भाषा में समझ लेते हैं कि कार्य कब होता है। सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं, एक लकड़ी का गत्ता है हमारे पास, उसको मैंने धक्का दिया है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला गया, ठीक है। या कोई ट्रॉली है, एक ट्रॉली है, उसको हम खींच रहे हैं। देखो यहाँ पर धक्का और खिंचाव दोनों क्या है, पीछे से धक्का दिया है, यहाँ पर हम इसको खींच रहे हैं। धक्का और खिंचाव दोनों क्या होते हैं, बल। तो ये दोनों क्या है, बल है। तो बल लगाया है हमने, बल लगाया है, और बल किस दिशा में लगाया हमने, जिस दिशा में कोई वस्तु गति कर रही है, ठीक है। इस दिशा में गति कर रही है तो बल लगाया है हमने। अब खींच रहे हैं तब भी ये भी बल है, लेकिन बल दूसरी तरफ से लगाया, लेकिन लगाया उसी तरफ को है, जिस तरफ को गति हो रही है उसी तरफ को बल भी लगाया हुआ है। अगर तो ट्रॉली आ रही थी, हम इधर से धक्का देते, अपोजिट साइड से पीछे को धक्का देते उल्टी डायरेक्शन में, तब हम बोलते कि विपरीत दिशा में हमने तब धक्का दिया था। लेकिन खींच रहे हैं तो खींचने में भी बल किस तरफ को लग रहा है, आगे की तरफ को, और ये ट्रॉली भी आगे की तरफ को जा रही है, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, गति की दिशा में ही बल लगा है, ठीक है, समझ गए। तो यहां पर दोनों स्थितियों में बल लगा और जिससे वस्तु गति में आई और एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली गई, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक चली गई है वस्तु। तो हम कहेंगे कि बल लगाने से वस्तु या तो गति में आ गई या उसने कुछ दूरी तय कर ली, या इन दोनों को मिलाकर हम कहेंगे कि विस्थापन हुआ। तो जब विस्थापन हुआ, कब हुआ, जब बल लगाया गया। जब बल लगाया गया तो वस्तु में विस्थापन हुआ तो हम कहेंगे कार्य हुआ। अब जो हमारी विज्ञान की परिभाषा है वो कहती है कि कार्य कब होता है। नंबर 1, कार्य के लिए जरूरी क्या है, बल का लगना, बल का लगना। तो बल जब लगाया गया तो हम कहेंगे कि कार्य हुआ। दूसरी, कि जब विस्थापन हुआ, बल लगाया गया और विस्थापन हुआ, ये दोनों अवस्थाएं कार्य के लिए आवश्यक हैं, समझ गए। तो दोनों चीजें होनी जरूरी है। अगर मैंने बल लगाया है लेकिन विस्थापन नहीं हुआ, मैं बोझा लेके सिर पे खड़ा रहा एक जगह, तो विस्थापन हुआ नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कार्य नहीं हुआ। अगर हम चट्टान को धक्का दे रहे हैं, दीवार को धक्का दे रहे हैं, बल लगाया गया लेकिन विस्थापन हुआ नहीं हुआ, तो कार्य हुआ नहीं हुआ, ठीक है। हम बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, दिमाग का पूरा जोर लगा दिया हमने, पूरी ऊर्जा खर्च कर दी, लेकिन विस्थापन हुआ, बैठे बैठे ही पढ़ रहे हैं, तो कार्य हुआ 0, ठीक है। तो ये दोनों अवस्थाएं जरूरी हैं कार्य के लिए, कार्य को होने के लिए, ठीक है। अब कुछ ऐसी स्थितियां आप सोच सकते हो कि जहां पर बल लगाया गया लेकिन विस्थापन नहीं, या विस्थापन हो रहा है लेकिन बल किसने नहीं लगाया, अपने आप ही गिर रही है वस्तु, चल रही है, ठीक है। तो बल नहीं लगाया गया तब भी हम कहेंगे कार्य नहीं हुआ, ठीक है। अब ये चीज आप समझ गए कि कार्य कब होता है और कब नहीं होता,
दैनिक जीवन में कार्य की परिभाषा कुछ डिफरेंट है, और विज्ञान की जो विज्ञान का जो कंसेप्ट है, साइंस का जो कंसेप्ट है, उसके लिए ये दोनों चीजें होना जरूरी है, दोनों होना जरूरी है। तो प्रश्न अगर आपको आ जाए कि कार्य करने के लिए कौन कौन सी अवस्थाएं आवश्यक हैं, ध्यान से सुनो, कार्य करने के लिए कौन कौन सी अवस्थाएं आवश्यक हैं, तो दो अवस्थाएं आवश्यक है। कौन कौन सी? बल का लगाना या लगना, और विस्थापन होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी अपनी पोजीशन को बदलना। अगर पहले ए पोजीशन पर थी वस्तु, तो अब जाकर पोजीशन बी पर चली गई। ठीक है, तो ये दोनों चीजें होना जरूरी है, ये प्रश्न आता है। बाकी हमने अभी तक समझा, सिर्फ इंट्रोडक्शन की हमने इस चैप्टर के साथ कि कार्य जो होता है वो बल के साथ जुड़ा है, और एनर्जी के साथ जुड़ा है, और पावर के साथ जुड़ा है। ऊर्जा की आवश्यकता सभी को होती है कार्य करने के लिए, ये हमने समझा। हमने ये भी समझा कि जब कोई कार्य करना है किसी सजीव को या निर्जीव को, उसको किसकी जरूरत है? ऊर्जा की आवश्यकता है, उसको ध्यान रखें। ठीक है, जैसे हम खाना खा रहे हैं, जीव जंतु खाना खा रहे हैं, उनको ऊर्जा मिल रही है, तो ऊर्जा किस लिए चाहिए उनको? कौन कौन से क्रियाकलाप वो करते हैं? बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं वो, जानवर भी और हम लोग भी। बॉडी के अंदर भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, और हम जो खुद कर रहे हैं बाहर अपने पर्यावरण में, वो भी। तो इतने क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की जरूरत है। तो जितने भी कार्य करने हैं ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, तो कार्य की परिभाषा हमने समझी। सबसे पहला हमारा टॉपिक ये था कि विज्ञान के अंदर कार्य की परिभाषा क्या है, और दैनिक जीवन में कब कहेंगे कि कार्य हुआ, और विज्ञान की परिभाषा में कब कहेंगे कि कार्य नहीं हुआ। ये कुछ हमने ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशंस देख ली। तो अब देखिए, जो कार्य होता है जिसे हम वर्क कहते हैं, उसको W से डिनोट किया जाता है। इससे W से। विस्थापन हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, 9th 8th चैप्टर में पढ़ा कि विस्थापन जो होता है उसे हम S से डिनोट करते हैं, S। ठीक है, और बल तो आपको पता है, बल के लिए हम क्या लिखते हैं? F यानी फोर्स। ठीक है, तो होते हैं W इज इक्वल टू जितना बल लगाया गया और बल लगाकर विस्थापन कितना हुआ, इन दोनों का गुणनफल हम निकालेंगे, वो वर्क आ जाएगा हमारा। तो कार्य, अगर हम वर्क को बोले कि इसकी इकाई क्या है, यूनिट क्या है, ये निकालेंगे अगर हम, तो देखो इकाई क्या होती है? वर्क की इकाई आएगी, फोर्स की इकाई कितनी है? क्या होती है फोर्स की? बल की इकाई तो न्यूटन मीटर। तो जब हम बात करेंगे इकाई की, तो वर्क की इकाई क्या होगी? जो इनकी इकाई है उसको लिख देंगे। फोर्स की एन है, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर है, न्यूटन मीटर। तो वर्क की इकाई आ जाती है न्यूटन मीटर। ठीक है, लेकिन ये न्यूटन मीटर को हमने जूल के नाम पर, उनके नाम पर जूल दे दिया हुआ है। वैज्ञानिक जिन्होंने ये कैलकुलेशन दी है, उनके नाम पर हमने उनको सम्मान देते हुए वर्क के लिए जूल हम यूज करते हैं। कितनी जूल ऊर्जा खर्च की गई, तो जूल क्या होता है? न्यूटन मीटर ही होता है। लेकिन इसको नाम दे दिया जूल, और उसको जे लिखा जाता है। ठीक है वो क्या? न्यूटन मीटर ही है। समझ गए? अब देखेंगे, क्वेश्चन एक आता है कि एक जूल कार्य को परिभाषित करो। एक जूल कार्य कब होता है? इसकी वैल्यू एक तब आएगी जब इन दोनों की वैल्यू एक एक होगी। क्यों? अब वर्क की वैल्यू एक है, एक जूल, तो बोला एक जूल को परिभाषित करो। अब मैं कहूंगा एक तो तब आएगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक एक होंगे। तो 4 न्यूटन, 1 न्यूटन बल लगाया गया और 1 मीटर विस्थापन हुआ, तो वर्क कितना आ जाएगा? 1 गुणा 1, 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर वर्क हो जाएगा। ऐसे लिखता हूं, तो चलो वर्क बराबर है 1 न्यूटन मीटर, 1 गुणा 1 न्यूटन मीटर, यानी 1 जूल। न्यूटन मीटर जूल होता है। तो वर्क 1 जूल कब आएगा? जब फोर्स भी 1 न्यूटन लगी है और विस्थापन भी 1 मीटर हुआ है। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि 1 जूल कार्य
हुआ है ऐसा तब कहा जाएगा जब 1 न्यूटन बल लगाने पर कितना विस्थापन होता है, 1 मीटर। तो ये ध्यान रखना है कि 1 जूल कार्य हुआ, ये तब कहा जाएगा जब 1 न्यूटन बल लगाने पर 1 मीटर विस्थापन होता है। ठीक है, 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन बल किसी वस्तु को कितना विस्थापित करेगा, 1 मीटर विस्थापित करता है। तो 1 न्यूटन बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करता है। ये याद होना चाहिए आपको, समझा मैंने दिया। ठीक है, 1 जूल बल तब आएगा जब 1 न्यूटन बल लगाया गया और उसी दिशा में विस्थापन 1 मीटर हुआ वस्तु में। ठीक है, तो इसे ऐसे ही लिख देना अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, कि 1 जूल कार्य तब कहा जाएगा जब 1 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु उस बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाती है। बस ऐसे। ठीक है, एक प्रश्न है, अगर हमने कहीं 8 न्यूटन, अगर हमने 8 न्यूटन बल लगाया है और अगर बल लगाने पर वह वस्तु 3 मीटर विस्थापित होती है तो कितना कार्य किया गया, बताओ कितना कार्य किया गया, बताओ जल्दी फटाफट करके, सभी करो।